दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ हम पुरानी किताबों की धूल झाड़कर उनमें छिपे आज के दौर के ज्ञान को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की तहों में उतरेंगे, मतलब जो लगभग 400 साल पुरानी है। लेकिन कमाल ये है कि वो हमारे आज के समय की जो मानसिक उथल-पुथल है, जो उदासी है, उसकी रग-रग को पहचानती हुई सी लगती है। किताब का नाम है द एनाटॉमी ऑफ मेलंकॉली। इसे रॉबर्ट बर्टन ने लिखा था 1621 में। जरा सोचिए, 17वीं सदी की शुरुआत इंग्लैंड में। उस वक्त मानसिक स्वास्थ्य या जिसे आज हम डिप्रेशन कहते हैं, उसे मतलब ठीक से कोई समझता भी नहीं था। और तब एक आदमी, रॉबर्ट बर्टन, 5 लाख से भी ज्यादा शब्दों का एक विशाल ग्रंथ लिख डालते हैं। और क्यों? सिर्फ अपनी उदासी, अपनी मेलंकॉली से लड़ने के लिए। बर्टन ऑक्सफोर्ड के विद्वान थे और वो खुद जीवन भर इस मानसिक पीड़ा से गुजरते रहे। उन्होंने इसे अपने असली नाम से भी पब्लिश नहीं किया। एक छद्म नाम चुना, डेमोक्रिटस जूनियर, यानी वो पुराने यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस के अनुयायी जो इंसानी मूर्खताओं पर हंसता था, यहाँ तक कि उदासी पर भी। क्या बात है! तो आज हमारी ये चर्चा इसी अनोखी किताब पर है। ये समझने की कोशिश कि भाई ये है क्या, सिर्फ एक मेडिकल किताब, या साहित्य का खजाना, या इतिहास, या फिर इंसान के मन का एक बहुत ही उलझा हुआ नक्शा। अगर किसी ने भी कभी गहरे दुख को महसूस किया है, या जीवन की मुश्किलों को, इंसान के स्वभाव की कमजोरियों को समझने की कोशिश की है, या बस एक ऐसी लिटरली जर्नी पर निकलना चाहता है जिसमें ज्ञान हो, हास्य हो और थोड़ी हैरानी भी, तो ये किताब सच में खजाने जैसी है। चलिए इस महाग्रंथ की शरीर रचना को, इसकी एनाटॉमी को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो जो आपने 17वीं सदी का जिक्र किया, उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। उस समय मेलानकली शब्द का इस्तेमाल मतलब बहुत बड़े दायरे में होता था। गहरी उदासी तो थी ही, साथ में जुनून, वहम, यहाँ तक कि कुछ तरह के पागलपन को भी इसी में गिन लेते थे। आमतौर पर लोग मानते थे कि या तो ये शरीर के जो रस हैं उनके बिगड़ने से होता है, या फिर कोई नैतिक या स्पिरिचुअल कमजोरी है। ऐसे माहौल में बर्टन का इस टॉपिक पर इतना डिटेल्ड, इतना व्यापक लिखना और इतने अलग अलग एंगल से उसमें मेडिसिन, फिलॉसफी, धर्म, ज्योतिष, भूगोल, इतिहास सब कुछ शामिल था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी कदम था। उन्होंने मेलानकली को सिर्फ एक बीमारी की तरह नहीं देखा, बल्कि उसे इंसान होने के तजुर्बे का एक जरूरी हिस्सा माना। हाँ, भले ही वो दुखदाई हो। हाँ, और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। तो आइए इस पर थोड़ा और खोलकर बात करते हैं। जैसा अभी आपने कहा, ये कोई सूखी सी मेडिकल गाइड नहीं है, बल्कि कई लोग इसे मानव जीवन का आईना कहते हैं, जिसमें हमें अपनी ही भावनाएं, अपने विचार, अपनी कमजोरियां सब दिख जाते हैं। बर्टन का तरीका वाकई में किसी साइंटिस्ट जैसा है। जैसे उन्होंने मेलंकॉली शब्द को लिया और उसकी चीर-फाड़ शुरू कर दी। वो इसकी एनाटॉमी, मतलब शरीर रचना बता रहे हैं कि भाई इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, और फिर इलाज क्या है। वो परत दर परत इसे खोलते जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये प्रक्रिया किसी बोरिंग लैब रिपोर्ट जैसी बिल्कुल नहीं है। बर्टन के लिखने के स्टाइल में गजब का ह्यूमर है। वो पुराने कवियों, दार्शनिकों के कोट से अपनी बात को सजाते हैं, इतिहास की दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं और जीवन के लगभग हर छोटे बड़े पहलू पर अपनी तीखी और अक्सर मजेदार टिप्पणियां करते चलते हैं। मतलब ये ज्ञान का सागर तो है, पर ऐसा जिसमें पाठक डूबता नहीं, तैरता है। अच्छा, किताब की जो बुनियाद है वो प्राचीन यूनानी चिकित्सा के एक सिद्धांत पर टिकी है। हिपोक्रेट्स और गेलन जैसे डॉक्टरों ने इसे पॉपुलर किया था। ह्यूमर्स यानी शारीरिक रसों का सिद्धांत। बर्टन भी मानते थे कि हमारे शरीर में 4 मुख्य रस होते हैं: खून, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। और उनके हिसाब से मेलंकॉली का जो मुख्य शारीरिक कारण है वो है काला पित्त, यानी ब्लैक बाइल का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना या उसका बैलेंस बिगड़ जाना। माना जाता था कि ये रस प्लीहा यानी स्प्लीन से निकलता है और इसकी तासीर ठंडी और सूखी होती है। जब ये शरीर और दिमाग पर हावी हो जाता है तो उदासी, डर और निराशा लाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है,
और ये बर्टन की गहराई दिखाती है कि वो उस समय की जो आम धारणा थी, मतलब सिर्फ काले पित्त को ही जिम्मेदार ठहराने वाली, उस पर रुके नहीं। उन्होंने मेलानकली के कारणों का दायरा बहुत बहुत वसी कर दिया, जो उनके समय के हिसाब से काफी आगे की सोच थी। उन्होंने माना कि कारण सिर्फ शारीरिक नहीं हो सकते, मन का भी बड़ा रोल है। मिसाल के तौर पर उन्होंने प्रेम की उदासी या लव मेलानकली पर एक लंबा सेक्शन लिखा है, जिसमें एक तरफा प्यार, जलन या किसी अपने से बिछड़ने का दर्द, उससे पैदा हुई उदासी का विश्लेषण है। अच्छा। हाँ, फिर उन्होंने धार्मिक मेलानकली की भी बात की, जैसे धार्मिक डर, पाप का बोध या ईश्वर से दूरी महसूस करना, उससे होने वाली उदासी। इतना ही नहीं, उन्होंने गरीबी, सोशल प्रेशर, बेइज्जती, अकेलापन, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने को भी मेलानकली का एक संभावित कारण माना। बहुत ज्यादा पढ़ाई करना भी? हाँ, ये दिखाता है कि वो मन, शरीर और सामाजिक हालात के बीच का जो एक जटिल रिश्ता है, उसे कहीं ना कहीं समझ रहे थे। बिल्कुल। और जैसा मैंने पहले इशारा किया था, इस किताब की एक सबसे बड़ी और शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड खूबी है इसका शानदार, गहरा और कभी-कभी खुद पर भी कटाक्ष करने वाला ह्यूमर। बर्टन बड़ी सीरियसली किसी फिलॉसफिकल सिद्धांत को समझाते समझाते अचानक कोई मजेदार किस्सा सुना देते हैं या लैटिन में कोई चुटीला सा कोट दे देते हैं। वो खुद अपनी हालत पर भी हंसने से नहीं चूकते। एक जगह वो मजाक में लिखते भी हैं, जैसा आपने बताया था, मैं मेलानकली से बचने के लिए खुद को बिजी रखने के लिए लिखता हूँ। यही इस किताब को लिखने का असल उद्देश्य है। सोचिए जरा, 5 लाख से ज्यादा शब्दों की ये भारी भरकम किताब, जिसे लिखने में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया, उसे वो खुद मेलानकली से बचने का एक तरीका बता रहे हैं। हाँ, और यही जो सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमर का टच है, यही इस विशाल ग्रंथ को बोझिल होने से बचाता है। पाठक को लगता है कि लेखक सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रहा है, बल्कि अपनी यात्रा में उसे एक साथी बना रहा है। वो अपनी कमजोरियों को मान रहा है और शायद हमें भी ऐसा करने के लिए हिम्मत दे रहा है। चलिए अब किताब के मेन स्ट्रक्चर में और गहरे उतरते हैं, जिसे बर्टन की बॉडी स्कैन कहा जा रहा है। जैसा हमने कहा, बर्टन ने अपनी इस एनाटॉमी को 3 मुख्य हिस्सों या विभाजनों में बांटा है। ऐसा लगता है जैसे वो वाकई मेलानकली के शरीर को परत दर परत खोलकर हमें दिखा रहे हों। पहला विभाजन पूरी तरह से मेलानकली के मूल कारणों यानी कॉजेस पर है। बर्टन यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि मेलानकली कोई अजीब या रेयर बीमारी नहीं है, बल्कि ये हर इंसान को किसी न किसी रूप में कभी न कभी छूती जरूर है। ये एक तरह से मानव स्वभाव का चरित्र चित्रण है, उसकी कमजोरी है। फिर वो कारणों को 2 मेन कैटेगरी में बांटते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक कारणों में, जैसा हमने पहले जिक्र किया, खराब खान पान, सही नींद न लेना, ज्यादा शराब पीना, रहने की जगह का माहौल यानी क्लाइमेट, जैसे बहुत ज्यादा ठंडी या नम जगह। और हाँ, शरीर के रसों यानी ह्यूमर्स का असंतुलन, खास तौर पर वो स्प्लीन से निकलने वाले ठंडे और सूखे काले पित्त को उदासी का मुख्य शारीरिक कारण मानते हैं। अच्छा। वहीं मानसिक कारणों की लिस्ट तो और भी लंबी और दिलचस्प है। उसमें शामिल है डर और भय, जैसे मौत का डर, गरीबी का डर, अच्छा। गहरा दुख या शोक, किसी अपने को खोना, बहुत ज्यादा पढ़ाई करना या दिमागी काम करना, जिसे वो अति अध्ययन कहते हैं, अत्यधिक अकेलापन या सोशल आइसोलेशन, बेइज्जती, जलन, अतृप्त इच्छाएं, और यहाँ तक कि उस समय की मान्यताओं के अनुसार ग्रह नक्षत्रों का बुरा असर भी। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और बर्टन इन सब के लिए पुराने दार्शनिकों, कवियों, इतिहासकारों, डॉक्टरों के हजारों उदाहरण देते हैं। और इन सब को गिनाने के बाद वो एक तरह से सवाल पूछते हैं, कौन है ऐसा जो दिमागी रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो? कोई नहीं, सिवाय शायद स्टोइक दार्शनिकों के, और वो भी शायद पूरी तरह नहीं। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बर्टन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच कितना गहरा और 2 वे कनेक्शन देख रहे थे। आज हम साइकोसोमैटिक बीमारियों की बात करते हैं, जहां मानसिक तनाव शारीरिक लक्षणों में दिखता है, या फिर कैसे हमारी शारीरिक सेहत, डाइट, नींद, कसरत हमारे मूड पर असर डालती है। हाँ बिल्कुल। बर्टन इन सब बातों की तरफ सदियों पहले इशारा कर रहे थे। उनका ये कहना कि खराब डाइट या मौसम उदासी ला सकता है, आज हमें एसएडी यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, हाँ एसएडी, या फिर गट ब्रेन एक्सेस जैसी आधुनिक बातों की याद दिलाता है। उनका नजरिया बहुत ही होलिस्टिक था, मतलब समग्र। वो शरीर, मन, आत्मा और सामाजिक माहौल सबको मेलानकली के इस उलझे हुए जाल में शामिल मानते थे।
और उनका वो सवाल कि कौन पूरी तरह स्वस्थ है हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद मेंटल हेल्थ कोई एक फिक्स्ड स्टेट नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है जिस पर हम सब कहीं ना कहीं होते हैं। ये उस समय के लिए वाकई बहुत गहरी समझ थी। हाँ बिल्कुल। अब बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम दूसरे विभाजन पर आते हैं। यह है लक्षणों और मेलानकली की विविधता पर, सिम्टम्स एंड वैरायटी। बर्टन यहाँ मेलानकली की तुलना बाइबल की कहानी के बाबिल के टावर से करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे उस टावर पर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे जिन्हें समझना मुश्किल था, वैसे ही मेलानकली के लक्षण इतने अलग अलग और इतने विविध होते हैं कि उन्हें किसी एक परिभाषा में बांधना लगभग नामुमकिन है। लक्षणों की उनकी लिस्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगी। इसमें गहरी, लगातार बनी रहने वाली उदासी, जीवन से ऊब जाना ये तो है ही, भयानक सुस्ती या आलस, छोटी छोटी बातों पर भयंकर चिड़चिड़ापन, लोगों से कट जाना या अकेलापन पसंद करना। लेकिन साथ ही वो कुछ ऐसे लक्षण भी बताते हैं जिनके बारे में हम शायद ना सोचें, जैसे कुछ लोगों में अजीबोगरीब क्रिएटिविटी या कलात्मकता का अचानक से बढ़ जाना। क्रिएटिविटी? हाँ, किताबों के प्रति एक जुनून की हद तक लगाव, जिसे बिब्लियोमेनिया कहते हैं। लगातार बुरे सपने आना या फिर रात रात भर नींद ना आना, मतलब इंसोम्निया। वो ये भी बताते हैं कि मेलानकली किसी व्यक्ति में एक टेम्परेरी मूड स्विंग की तरह आ जा सकती है, जिसे वो डिस्पोजिशन कहते हैं, या फिर किसी में ये एक गहरी स्थायी आदत यानी हैबिट बन सकती है जिसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। बर्टन का एक कोट है जो इस कॉम्प्लेक्सिटी और कॉन्ट्रडिक्शन को, इस विरोधाभास को खूबसूरती से पकड़ता है। वो कहते हैं, जैसा बताया गया है, कि मेलानकली एक भारी भरकम बोझ है जो मन को कुचल देता है, लेकिन कई बार ये बुद्धिमत्ता, चिंतन और गहरी समझ का स्रोत भी हो सकता है। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या दुख या उदासी हमें जीवन के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं? क्या ये हमें ज्यादा संवेदनशील बना सकती हैं? बर्टन के बताए कई लक्षण, जैसे नींद ना आना, ध्यान लगाने में मुश्किल, लगातार चिंता, खुद को कम आंकना, आज हम जिन्हें मेजर डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर के मुख्य लक्षण मानते हैं, उनसे कमाल की सिमिलैरिटी रखते हैं। हाँ, ये तो है। ये पढ़कर शायद उस समय के और आज के भी कई लोगों को ये एहसास हुआ होगा, या हो सकता है कि वो अपनी इन भावनाओं और लक्षणों के साथ अकेले नहीं हैं, और ये इंसान होने का एक हिस्सा है जिसे सदियों से लोग जूझते आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। बिल्कुल, ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं, ये बहुत मायने रखता है। चलिए, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण विभाजन पर, इलाज की राह यानी क्योर्स। ये किताब का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है और उम्मीद जगाता है। बर्टन यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर या उसका एनालिसिस करके नहीं छोड़ते, बल्कि वो एक्टिवली समाधान भी सुझाते हैं। वो मानते थे कि मेलानकली चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसका इलाज मुमकिन है। शारीरिक उपचारों में वो सबसे पहले सही और संतुलित डाइट पर जोर देते हैं, हल्का, आसानी से पचने वाला खाना। वो नियमित कसरत की सलाह देते हैं, खासकर खुली हवा में टहलना या घुड़सवारी करना। वो माहौल बदलने के लिए यात्रा करने का भी सुझाव देते हैं। लेकिन एक चीज जिस पर वो बार बार लौटते हैं और जिसे वो सबसे बेस्ट मानते हैं, वो है संगीत। संगीत? हाँ, बर्टन का एक बहुत मशहूर कोट है, संगीत शैतान को भगाता है, ये आत्मा का इलाज है, ये मेलानकली का सबसे बेहतरीन और अचूक इलाज है। वाह! वो अलग अलग तरह की मेलानकली के लिए स्पेसिफिक इलाज भी बताते हैं। जैसे लव मेलानकली के लिए वो कहते हैं कि अगर मुमकिन हो तो प्रेमी या प्रेमिका से मिलन या शादी ही सबसे अच्छा इलाज है। लेकिन साथ ही वो जुनूनी, बेकाबू प्यार के खतरों के बारे में भी चेतावनी देते हैं, जिसके बुरे नतीजे हो सकते हैं, और इसके लिए वो पुराने ग्रीक मिथकों और कहानियों से कई उदाहरण देते हैं। इसी तरह धार्मिक अंधविश्वास या बहुत ज्यादा पाप बोध से पैदा हुई धार्मिक मेलानकली के लिए वो सच्ची आस्था, प्रार्थना और ध्यान का सुझाव देते हैं। पर वो धार्मिक पाखंड, कट्टरता और अतिवाद की कड़ी आलोचना भी करते हैं। फिर से देखें तो बर्टन के सुझाए गए इलाजों का जो नेचर है, वो भी उनके कारणों के विश्लेषण जैसा ही होलिस्टिक है, सर्वांगीण है। वो केवल दवा या शारीरिक उपचार पर ही निर्भर नहीं रहते, बल्कि मन, शरीर और आत्मा तीनों के बैलेंस पर जोर देते हैं। अगर हम आज के आधुनिक इलाजों से तुलना करें तो कई दिलचस्प समानताएं दिखती हैं, जैसे टॉक थेरेपी की जरूरत, बातचीत, आत्मचिंतन पर उनका जोर, शारीरिक गतिविधि का महत्व, व्यायाम, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का इस्तेमाल जैसे संगीत।
हाँ। उनका जोर सोशल कनेक्शन पर भी बहुत है, अच्छे दोस्त बनाने, मीनिंगफुल बातचीत करने और अकेलेपन से बचने पर। और हाँ, ह्यूमर को तो वो दवा मानते ही थे। जैसा कि कहा गया है, उनका फाइनल मैसेज शायद यही है, व्यस्त रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, प्रकृति से जुड़ो और सबसे बढ़कर अपनी उदासी पर भी हंसने की हिम्मत रखो। मेलनकोली को हंसकर भगाओ, यही असली दवा है। हालांकि ये कहना जरूरी है कि जहां बर्टन की सलाह आज भी बहुत काम की है, वहीं गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों के लिए आज प्रोफेशनल मदद लेना बहुत जरूरी है, जो उस समय उपलब्ध नहीं थी। तो कुल मिला के बात यह है कि रॉबर्ट बर्टन की ये किताब द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली वाकई एक अनोखी चीज है। इसकी स्टाइल इसे खास बनाती है। ये एक ही समय में एक मेडिकल टेक्स्ट बुक, एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, एक लिटरेरी कलेक्शन और एक ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन जैसी लगती है। इसमें हजारों लैटिन और ग्रीक कोट्स हैं, अनगिनत ऐतिहासिक, पौराणिक और उस समय के रेफरेंसेस हैं। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, लगभग 200 पन्नों का एक लंबा, विद्वता से भरा लेकिन व्यंग्यपूर्ण इंट्रोडक्शन है, जिसका टाइटल है डेमोक्रिटस जूनियर टू द रीडर। ये सब मिलकर इसे ज्ञान और समझ का एक लगभग अंतहीन भंडार बनाते हैं, एक ऐसी किताब जिसमें आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं और कुछ न कुछ दिलचस्प जरूर पाएंगे। तो इस विशाल और जटिल ग्रंथ से हम आज के लिए क्या मुख्य सबक निकाल सकते हैं? अगर हमें कुछ खास बातें चुननी हो तो शायद 3 मुख्य विचार सामने आते हैं। पहला, उदासी या मेलनकोली को सामान्य मानना। बर्टन बार बार ये एहसास दिलाते कि जीवन में उतार चढ़ाव, दुख और निराशा महसूस करना, ये सब इंसान होने का हिस्सा है। इसे कोई हव्वा या शर्म की बात बनाने की बजाय इसका सामना समझदारी, ह्यूमर और खुद को व्यस्त रखकर करे। सही बात। दूसरा, अपनी उदासी या परेशानी की जड़ें खोजना। क्या कारण मुख्य रूप से शारीरिक हैं, जैसे खराब डाइट, नींद की कमी या कोई शारीरिक बीमारी, या फिर मानसिक या भावनात्मक, जैसे कोई डर, तनाव, अधूरी इच्छा या अकेलापन, या शायद दोनों का मिक्स। कारण को समझना इलाज की दिशा में पहला कदम है। बिल्कुल। और तीसरा, एक्टिवली इलाज को अपनाना। समाधान सिर्फ सोचने से नहीं मिलेगा, चाहे वो संगीत सुनना हो, कसरत करना हो, दोस्तों से मिलना जुलना हो, प्रकृति में समय बिताना हो, अपनी रुचियों में व्यस्त रहना हो, या जरूरत पड़ने पर लाइफस्टाइल में बदलाव लाना हो। बर्टन हमें चुपचाप दुख सहने की बजाय एक्टिवली समाधान खोजने और उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी वजह से इसकी जो रेलेवेंस है वो आज भी बनी हुई है। ये सच है कि बर्टन का जो मेडिकल साइंस है, खासकर वो ह्यूमर्स वाला सिद्धांत, वो आज पूरी तरह से पुराना और रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन मानव मनोविज्ञान, भावनाओं की जटिलता, समाज का व्यक्ति पर असर और दुख से निपटने के इंसानी तरीकों पर उनकी जो समझ है, वो आज भी उतनी ही सटीक और कीमती लगती है। इस किताब ने पीढ़ी दर पीढ़ी लेखकों और विचारकों को प्रेरित किया है। रोमांटिक कवि जॉन कीट्स इससे बहुत प्रभावित थे। उनकी कविताओं में मेलनकोली का जो चित्रण है, वो बर्टन से प्रेरित माना जाता है। अच्छा। सैमुअल जॉनसन, 18वीं सदी के महान लेखक और क्रिटिक, ने तो यहाँ तक कहा था कि द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली अकेली ऐसी किताब है जो उन्हें सुबह बिस्तर से जल्दी उठने पर मजबूर कर सकती है। वाह। शायद इसलिए कि इसमें उन्हें मानव अनुभव का इतना विशाल और सच्चा आईना मिलता था। आज जब डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं दुनिया भर में एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती बन चुकी हैं, बर्टन का ये 400 साल पुराना काम हमें कई मायनों में आज भी रास्ता दिखाता है। ये याद दिलाता है कि ये समस्याएं नई नहीं हैं और इनसे निपटने के लिए ज्ञान, आत्मसमझ, सामाजिक सहारा और जीवन शैली में पॉजिटिव बदलाव लाना हमेशा से जरूरी रहा है। उनका वो होलिस्टिक नजरिया, शरीर, मन और समाज को एक साथ देखना, आज भी मेंटल हेल्थ केयर का एक सेंट्रल प्रिंसिपल है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत के अंत में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। रॉबर्ट बर्टन ने हमें मेलनकोली की चीर-फाड़ करने, उसे समझने, उसके कारणों और लक्षणों को जानने, और फिर शायद सबसे मुश्किल काम उस पर हंसने या कम से कम उसे स्वीकार करने का आग्रह किया। आज की इस तेज रफ्तार, अक्सर तनाव भरी और परफेक्शन की मांग करती दुनिया में अपनी मुश्किल भावनाओं, चाहे वो उदासी हो, चिंता हो या नाकामी का डर, का सामना करने, उन्हें समझने की कोशिश करने और शायद उनमें भी एक नया नजरिया या थोड़ा ह्यूमर खोजने की ये सदियों पुरानी सलाह कितनी मूल्यवान हो सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।